हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो गाइज आपके लिए जो है एक सीरीज जो है टॉपिक वाली मैंने स्टार्ट की है। तो काफ़ी बच्चे जो हैं अभी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, सेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की। तो आपके लिए प्रयास बैच जो है उसको कंटिन्यू मैं कर रही हूँ और इसमें यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं आने वाले डेज में। तो आज भी आपके लिए एक सेशन जो है वो मैं लेके आई हूँ। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले जान लेते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, जिसमें शिफ्ट 1 को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया है और अभी कुछ टॉपिक्स भी हैं साथ साथ हम कवर कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपके लिए एक वीडियो बनाई थी टॉप 100 टॉपिक्स, तो उसके बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं और कुछ टॉपिक्स हैं अभी मैं करवा भी रही हूँ। एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं देखती हूँ काफी बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर लीजिए एंड शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से। साथ ही साथ फ्री क्लासेस की जो पीडीएफ होती है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है। लाइव टेस्ट होते हैं, काउंसलिंग सेशन, क्विजेस, ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मेरी क्लासेस से जुड़े हुए सारे लिंक्स एंड अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो एंड जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये सारी चीजें जो है आपको हेल्प करती हैं आपके कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़ने में, फिर नोट मेकिंग करने में और ये सारी चीजें। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। मॉक टेस्ट लगाना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हमारे पास पेपर में कुछ ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 40-50 दिन है, तो आपके लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ प्रिपेयर करो, रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ और साथ ही साथ जो है आप बैचेज में एनरोलमेंट भी ले सकते हो। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेज आपके लिए चल रहे हैं। ये सभी पेपर 2 आपको ऑफर किए जाते हैं पेपर 1 के साथ। ये सभी ऑफरिंग्स हैं 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्रैश कोर्स, सारी चीजें। और अगर आप अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। केवल टेस्ट सीरीज के लिए भी जा सकते हैं, केवल हैंडबुक्स के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओनली पेपर 1 लेना है विद हैंडबुक आपको मिल जाएगा। ओनली पेपर 2 में अगर आप आना चाहते हो तो आप 10 साल के प्रीवियस ईयर डिटेल सॉल्यूशंस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और डेली टॉपिक वाइज क्विज भी आपको मिलती है। और जॉब के लिए भी आपको बताया जाता है और एचपीएससी की वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए भी कंप्लीट एमसीक्यू बैच जो है मेरा स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक टॉपिक की जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है, एफडीआई एंड एफपीआई, और साथ ही साथ इसी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे अपने टॉपिक्स को, जिसमें हम आगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है। साथ ही साथ जो है आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो भी चुके हैं, उनको भी आप कवर करते रहिए। चलिए तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। अच्छे से क्लास को देखना है और हर एक चीज को जो है जो इंपॉर्टेंट है उसका नोट मेकिंग करते जाना है। क्वेश्चन के साथ आपको जो है थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी आपको जो है मैं प्रैक्टिस करवाती हुई चलूंगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पहले आप बताओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हो? What do you mean by, what do you understand by foreign investment? आप किसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलोगे? मुझे सरकार ने क्या किया, $1000 दिए मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ओवरसीज। तो क्या ये एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है? यस और नो? फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हो? बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, फॉरेन और इन्वेस्टमेंट। और मैं यहां पे एक व्यक्ति हूं, ठीक है, जो इंडिया में रही हूं 50 डेज। इंडिया में मैंने स्टे किया है 50 डेज, ठीक है, और मैं बाहर ही रहती हूँ, ठीक है, फॉरेन नेशन में रहती हूँ, और मैंने इंडिया में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की। तो क्या ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बनेगी? इज इट अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट?
इन्वेस्टिंग इन फॉरेन बिजनेस, किसी अदर कंट्री में जाके इन्वेस्ट करना, क्या सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है? आप लोग, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो सही बता रहे हो, बट अगर मैं एक कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछूं तो थोड़ा आंसर गलत है। किसी भी इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट बनने के लिए कुछ चीजें पूरी करनी पड़ती हैं, कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई भी इन्वेस्टमेंट जो एक व्यक्ति के द्वारा की गई है, और वो व्यक्ति कौन होना चाहिए? रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर वो इंडिया का निवासी है तो वो एफडीआई कभी नहीं बनेगी। रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, रिपेट्रिएबल बेसिस पे की जानी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में ऑफ एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट की गई है, या फिर कोई एलएलपी है उसमें इन्वेस्टमेंट की गई है, ठीक है, और कहां पे? रिपेट्रिएबल बेसिस पे की गई है और कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में की गई है, तो वो हमारे लिए यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ऑन रिपेट्रिएबल बेसिस, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, इंडियन कंपनी में या एलएलपी में। फिर इसके बाद दो चीजें आती है इसमें, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। फर्दर बाइफर्केशंस यहाँ पे आती हैं। एफडीआई क्या है? अब यहाँ पे 10% वाली चीज ना याद रखना। एफडीआई क्या है? जहां पे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के द्वारा निवेश किया गया है। कहां पे? इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, या 10% या ज्यादा पेड अप कैपिटल, किसमें? इंडियन लिस्टेड कंपनी में। अगर आप अनलिस्टेड कंपनी में 1% के लिए भी निवेश करते हो तो भी वो फॉरेन कैपिटल है, तो भी वो एफडीआई है, तो भी वो एफडीआई है। बट लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं, बीएससी, एनएससी, ठीक है, उन पे लिस्टेड हैं, तो 10% या उससे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो जो ये 10% वाली बात होती है ना, ये किस पे होती है? ये लिस्टेड कंपनी पे होती है कि पेड अप इक्विटी कैपिटल में 10% या उससे ज्यादा निवेश कर रखा है। अनलिस्टेड कंपनी पे आप 1% करो, 2% करो, 4% करो, 50% करो, सब ही आपकी एफडीआई कहलाएगी। ये और है, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, दोनों कंडीशन भी पूरी कर सकते हो, कोई एक भी कर सकते हो, एफडीआई बन जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है? यहाँ पे भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही होगा तभी फॉरेन बनेगा, और कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में जहां पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी है? लेस देन 10% है लिस्टेड इंडियन कंपनी में, या लेस देन 10% है ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ लिस्टेड इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी में अलग अलग टाइप से हमारी पेड अप कैपिटल होती है ना, कि ये इस तरीके के इक्विटी शेयर है, इस तरीके के इक्विटी शेयर है, अलग अलग होते हैं। तो उसमें अगर आप 10% से कम कर रहे हो इन्वेस्टमेंट किसी भी सीरीज में, तो वो भी आपकी क्या है? एफपीआई ही कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि मैम अनलिस्टेड कंपनी में तो हमने बोला था कि आप चाहे 1% करो, वो भी एफडीआई कहलाती है। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझनी है, ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये डिस्टिंक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या यहाँ पे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है कि ये किस तरीके से चलेगा? अनलिस्टेड कंपनी में कितना भी प्रतिशत हो सकता है, लिस्टेड में 10% होगा तो एफडीआई, उससे कम होगा तो एफपीआई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज देखो क्या होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना। यहां पे जब हम बात करते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने एफडीआई की, और एफडीआई ना बोला हुआ था फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपेट्रिएबल बेसिस पे होती है, मतलब आप वो पैसा वापस लेके जा सकते हो। तो मैंने पहले तो 10% कर दी इन्वेस्टमेंट इंडियन लिस्टेड कंपनी में, मान लो 15% कर दी, ठीक है, 15%, तो ये क्या बन गई? एफडीआई बन गई। बट फिर मैंने इसमें से 6% हिस्सा निकाल लिया, 15 में से 6 माइनस किया, 9% बच गया, तो अब तो ये 10% से कम हो गया, तो क्या ये अब एफडीआई नहीं रही? कभी भी ऐसा नहीं होगा। एक बार आपने एफडीआई कर दी तो वो हमेशा एफडीआई रहेगी। पहली बार आपको 10% से ज्यादा निवेश करना है, अगर आप इंडियन लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हो, कर दिया तो वो हमेशा ही क्या रहेगी? एफडीआई रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और एफपीआई इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई किया गया है एफडीआई,
ठीक है, कैसे अगर एफडीआई होल्डिंग्स 10% से कम हो जाती हैं विद द होल्डिंग बी क्लासिफाइड एज एफपीआई अगेन, तो ये चीज नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं आप बोलोगे कि 10% से कम हो गया तो अब इसको हम एफपीआई बोलेंगे, नहीं, एक बार एफडीआई है तो हमेशा के लिए एफडीआई है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि कैसे एक एफडीआई है जो की जा सकती है। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि कैसे आप एफडीआई कर सकते हो? क्या डिफरेंट वेज हैं एफडीआई के? क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर। फटाफट बताओ। मैम अपनी सब्सिडरी बना सकते हैं, दूसरी कंपनी में सब्सिडरी ओपन कर लो। अभी अभी इन्वेस्टमेंट मोड्स करवाए हैं आपको, इसीलिए करवाए थे कि आप यहाँ पे आंसर दे सको। सब्सिडरी खोल लो, ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? एक्विजिशन एंड मर्जर कर सकते हैं मैम। एक्विजिशन एंड मर्जर करके कंट्रोल ले लिया 10% से ज्यादा, तो वो भी आपके पास निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं मैम? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? दो चीज मिलती है, एक नई एंटिटी बनती है, शेयर्ड ओनरशिप होती है। तो दीज आर दी वेज जहां पे जिससे हम एफडीआई कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल जाओगे सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट कर लोगे फॉरेन नेशन में, तो ये भी क्या है? एक एफडीआई है। तो ये तरीके होते हैं एफडीआई करने के। तो एफडीआई क्या है? इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू द बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अनदर कंट्री होना जरूरी है, वो चीज हमने पढ़ी ली थी। तो हमारे पास बहुत सारे वेज होते हैं, सब्सिडरी खोल लो, फॉरेन कंपनी के साथ एक्विजिशन मर्जर कर लो, ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट कर लो, ठीक है, या निवेश कर लो नॉर्मली। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट वेज होते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज है? ये जो पूरा का पूरा पॉइंट्स है ना, 6 के 6 पॉइंट्स, यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटीज होती है, मैंने बोला था फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश करते हैं, तो बिल्कुल हमारे पास सिक्योरिटीज होंगी, फाइनेंशियल एसेट्स होंगे, जो किसके द्वारा हेल्ड है? फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। मैंने आपको एफआईआई बताया था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इंस्टीट्यूशन भी होते हैं जो निवेश करते हैं, रिटेल भी होते हैं, रिटेलर्स मीन्स कि जो लोग क्या है? इंस्टीट्यूशन है, रिटेलर्स भी उनको बोल देते हैं, और इंडिविजुअल भी होते हैं जो फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है? इट डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जब आप फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाते हो, क्या आपके पास डायरेक्ट ओनरशिप आती है? नहीं, इनडायरेक्टली आप ओनर बनते हैं और आप उसको बेच सकते हैं, डायरेक्ट ओनरशिप नहीं आती है, इसीलिए इसको एफपीआई बोला जाता है, एफडीआई नहीं बोला जाता। और यहाँ पे क्या चीज है? जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? मार्केट के फोर्सेस पे डिपेंड करती है, और उसके अकॉर्डिंग ही कम या ज्यादा होती रहती है, इसीलिए यहाँ पे एफपीआई बोलते हैं इसको। फिर एग्जाम्पल क्या है? एफपीआई में क्या चीजें होती है? स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एडीआर, जीडीआर, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब आपको मैं एक वीडियो का लिंक शेयर करने वाली हूं इस क्लास के बाद कॉमर्स स्पॉटलाइट टेलीग्राम चैनल पे। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये तीनों आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको कवर करना है, ठीक है, होमवर्क है आपका, वीडियो दूंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। फिर इसके बाद एफपीआई जो है ये क्या होता है? एफपीआई इज पार्ट ऑफ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट एंड इज शोन ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है, एक ऐसा खाता है जो सारे ट्रांजेक्शन जो हमारी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हुए हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उनको रिकॉर्ड करता है। आपने कहां कहां से सामान लिया, कहां कहां सामान दिया, सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन की है वो सारी लिखी जाती है। दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है, और हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी होता है, तीसरा अकाउंट जो होता है, और एक एरर एंड ओमिशंस भी होता है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में यहाँ पे इंक्लूड होता है एफपीआई, ठीक है, कंट्री के कैपिटल अकाउंट में इसको इंक्लूड हम करके चलते हैं।
डीओपी क्या मेजर करता है? अमाउंट ऑफ मनी फ्लोइंग, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कितना पैसा गया है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो हम लेके चलते हैं। और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है, इन्होंने 2019 में एफपीआई रेगुलेशंस लाए थे, ठीक है, जो हमारे 2014 के एफपीआई रेगुलेशन से हमको रिमूव किया था। ये भी पेपर में कभी कभी आ जाती है एज इट इज लाइन, याद रखना। एफपीआई क्या है? इसको क्या बोला जाता है? हॉट मनी। इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है प्रीवियसली। एफपीआई को बोला जाता है हॉट मनी। अब ये मत बोलना एफडीआई को कोल्ड मनी बोला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एफपीआई को हॉट मनी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कुछ भी, इट्स टेंडेंसी टू फ्ली एट द फर्स्ट साइन टू ट्रबल इन द इकोनॉमी। यहाँ पे क्या होता है ना, लोग इसमें निवेश करते हैं फिर निकाल लेते हैं अपना पैसा, तो ये चीजें रहती हैं और यहाँ पे फ्लक्चुएशंस के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हॉट मनी बोला जाता है। और ये लिक्विड है और लेस रिस्की है एज कंपेयर टू एफडीआई, क्योंकि एफडीआई में पैसा लगा दिया, निकालना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे निकालना बहुत आसान है। पैसे जैसे ही हमारा, हमें देखता है ना कि ये स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो रही है, हम बेच के निकल लेते हैं, प्रॉफिट्स कमा लेते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए ये क्या है? ज्यादा लिक्विड है, मार्केट रेडी हमारी यहाँ पे रहती है। अब इसके बाद एक और छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, ये आपको होमवर्क में रीड कर लेना है, डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई, ठीक है। अब मैं आपको करवाने वाली हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफडीआई। हमारे पास हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट, इस तरीके की एफडीआई होती हैं। हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या है? जहां पे आप सेम लेवल के जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे आपकी जो एक कंट्री है वो इस लेवल पे काम कर रही है, दूसरी कंट्री में भी उसी लेवल पे काम जो हो रहा है, उसमें हम क्या कर लेते हैं? निवेश करते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहलाता है, ठीक है, जहां पे हमारा जो काम है वो सेम रहेगा। फिर इसके बाद आती है वर्टिकल। वर्टिकल में आती है दो चीजें, एक होती है बैकवर्ड, एक होती है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि मान लो एक ए कंट्री है, एक बी कंट्री है। ए कंट्री में आप एक लेवल पे काम कर रहे थे, बी कंट्री में आप उससे नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हो। मतलब जो आपका काम था ना, वो आउटपुट जो आप दे रहे थे वो दूसरी कंट्री के लिए इनपुट का काम कर रही है। ये जो है वो इसके लिए रॉ मटेरियल का काम करे, वो होती है फॉरवर्ड एफडीआई। और बैकवर्ड एफडीआई क्या होता है कि जहां पे आपको अपने प्रोडक्ट के लिए, कंट्री में आप काम कर रहे हो, उस कंट्री में आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल अब दूसरी कंट्री से मिलेगा। तो जब आप अपने काम के लिए रॉ मटेरियल ले सकते हो दूसरे नेशन से, वो आपके लिए हो जाता है बैकवर्ड एफडीआई, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, केक बनाना है, ठीक है। अब मेरे को केक बनाना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पे केक बना के दूसरी कंट्री में मैंने क्या किया, मार्केटिंग में ज्वाइन किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो केक बना बना के मैं आगे डिलीवर कर रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे ये केक जो है रॉ मटेरियल काम कर रहा है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मार्केटिंग करनी मेरे को बेचने हैं, बेसिकली शॉप खोल ली मैंने। और यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने क्या किया, केक बना रही थी मैंने फ्लोर मिल के में इन्वेस्ट कर लिया। अब वो फ्लोर मिल जो है ना, फ्लावर मिल, सॉरी, जो फ्लावर मिल है वो मुझे अब रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है अपने केक बेक करने के लिए। तो ये चीज होती है फॉरवर्ड एफडीआई और ये होती है बैकवर्ड एफडीआई, ठीक है। तो यहां से इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है वर्टिकल एफडीआई में तो यू कैन आस्क, एनी डाउट्स यहां तक? क्या यहां तक सब क्लियर है? फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट होता है बिल्कुल जब कोई रिलेशन ही नहीं है, इसमें कोरिलेशन जो है ना वो क्या है, जीरो है। देखो मैं थोड़े वर्ड यूज कर रही हूँ हमारे कॉमर्स पेपर से रिलेटेड, क्योंकि आपके दिमाग में घंटी बजे और कोरिलेशन भी फिर आपके दिमाग में घूम जाए। तो कोरिलेशन जीरो है, मतलब कोई रिलेशन नहीं आपस में। तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहां पे इन्वेस्टमेंट की जाती है दो अनरिलेटेड एंटिटीज के बीच। जैसे कि मैं केक मैन्युफैक्चर कर रही थी, बना रही थी, और मैंने शू मैन्युफैक्चरिंग काम स्टार्ट कर लिया दूसरे नेशन में जाके। तो ये ए नेशन है, ये बी नेशन है, केक और शूज का कोई लेना देना है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नेशंस में अनरिलेटेड बिजनेसेस में मैंने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज होती है कॉन्ग्लोमरेट। अब इसके बाद एक और यहाँ पे आती है, लिख लो, कॉन्सेंट्रिक हम बोलते हैं, वो क्या होती है। तो यहाँ पे ना जब हमारा काम तो अलग अलग है, बट हमारे जो
एंड यूजर्स है ना, वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है। जब काम अलग अलग है बट एंड यूजर्स जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कॉन्सेंट्रिक एफडीआई जो है वो बोल देते हैं। कि काम अलग अलग है बट एंड यूजर्स जो है वो बिल्कुल सेम है, तो अलग अलग काम करके भी आप एक ही जो कस्टमर बेस है उसको टारगेट करोगे, तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक होता है। क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका सेंटर पॉइंट एक हो। इसका सेंटर पॉइंट भी यही है, इसका सेंटर पॉइंट भी यही है। इसी तरीके से हमारा जो सेंटर पॉइंट है ना, हमारा जो कस्टमर बेस है वो सेम है। हेंस यहाँ पे दो अलग अलग काम कर रहे हो आप, फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, और वो रिलेशन क्या है, एंड कस्टमर्स। ठीक है, ये चीज यहाँ पे रहती है। अब ये डेटा है, ये थोड़ा सा 2022 का है, ठीक है, 23 का डेटा इसको हम करेंगे डिस्कस। रिसेंटली जब आएगा ना तभी मैं आपको करवा दूंगी, अभी याद करने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो यहाँ पे रूट्स फॉर एफडीआई। अब किस तरीके से एफडीआई आ सकती है, हमने एफडीआई एफपीआई तो पढ़ लिया, अब कैसे कैसे एफडीआई आती है। 3 रूट होते हैं हमारे पास, एक होता है गवर्नमेंट रूट, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मिक्सचर। गवर्नमेंट रूट मतलब आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी एफडीआई करने से पहले अलग अलग सेक्टर्स में। एक होता है गवर्नमेंट की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, खुद आप कर सकते हो। एक होता है गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेनी पड़ती है कुछ पॉइंट के बाद। मतलब मान लो कि यहाँ पे क्या है, आपको 70% अलाउड है ऑटोमेटिक रूट से, और 30% आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब टोटल 100% निवेश कर सकते हो, बट आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी कुछ हद के बाद, ऐसा चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अलग अलग रूट्स होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ऑटोमेटिक रूट में किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अप्रूवल लेना कहाँ होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एफडीआई के लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट रूट में यहाँ पे अपना अप्रूव वो देते हैं प्रपोजल कि मुझे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो मिनिस्ट्री है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, जिस सेक्टर में आप एंटर करना चाहते हो उनकी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री होती है, वो मिनिस्ट्री आपको क्या बताती है कि आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो चीज आपको अप्रूवल करके देंगे, वो मिनिस्ट्री जो है आपको वो अप्रूवल करके देती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे रहती है। अब इसके बाद जो याद करने वाली चीज है वो क्या है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है वहां पे 100% ऑटोमेटिक रूट है। ठीक है, यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। ठीक है, और यहाँ पे जो लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, 49% तक ऑटोमेटिक, उसके बाद 49% तक गवर्नमेंट। एयरपोर्ट्स में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। अब ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है, ग्रीन फील्ड होता है जहां पे आप बिल्कुल नए तरीके से एक न्यू एंटिटी के रूप में आते हो, वो होती है ग्रीन फील्ड एफडीआई। ब्राउन फील्ड क्या होती है, जब आप कुछ मर्जर वगैरह करके, ठीक है, बिल्कुल मतलब 100% नए तरीके से नहीं आ रहे हो, कुछ ना कुछ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो है उनकी सहायता लेके आते हो, तो वो होती है ग्राउंड फील्ड। तो यहाँ पे ग्राउंड फील्ड और ग्रीन, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड दोनों में ही एयरपोर्ट्स में क्या है, 100% है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है कि ऑटोमोबाइल्स में 100% है। बायोटेक्नोलॉजी ग्रीन फील्ड है अगर, तो 74% ऑटोमेटिक, और 74% से अबव क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट की अप्रूवल पड़ेगी। और बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे ब्राउन फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्राउन फील्ड में क्या होता है, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ब्राउन फील्ड में क्या होता है, 74% तक ऑटोमेटिक होता है, उसके अबव गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। ग्रीन फील्ड में 100% ऑटोमेटिक है। ठीक है, ये चीज होती है। और अगर टेलीकॉम की बात करें, ब्रॉडकास्ट की बात करें, 100% अलाउड है। ठीक है, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है केमिकल्स में 100% है। ठीक है, कोल एंड इग्नाइट में भी 100% है, ये चीज याद रखना। हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स का काम है, उसमें एफडीआई करनी है, 100% ऑटोमेटिक रूप से कर सकते हो। डिफेंस में क्या है, याद रखना, 74% तक ऑटोमेटिक, उसके अबव गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। डिजिटल मीडिया में 26% तक ही आप एफडीआई कर सकते हो, वो भी गवर्नमेंट की परमिशन के बाद, इसके ज्यादा अलावा नहीं। ठीक है, ड्यूटी फ्री शॉप से कुछ, तो वहां पे 100% कर सकते हो। ठीक है, ई कॉमर्स एक्टिविटीज में 100% अलाउड है, ऑटोमेटिक रूप से करो, क्योंकि सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा ई कॉमर्स हो, इसके लिए ये चीज है जो यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान रखना, ये जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है 100%, फूड प्रोसेसिंग में भी 100% है। फूड प्रोडक्ट्स रिटेल ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उनमें 100% ऑटोमेटिक यहाँ पे है।
ठीक है। हेल्थ केयर में देखो, हेल्थ केयर में अगर आप आना चाहते हो, ठीक है, तो ब्राउन फील्ड है 74% तक ऑटोमेटिक, गवर्नमेंट उससे अबव। अब मैम ये सारे के सारे याद करेंगे, इतना याद करना तो मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको वर्ड याद रखना है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड में सारी जगह 100% ऑटोमेटिक होता है, ब्राउन फील्ड में कुछ कुछ जगह पे याद रख लेना, जैसे कि ये है, ठीक है, हेल्थ केयर है, और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी करवाए, ठीक है, यहाँ पे ये 26% वाला डिजिटल मीडिया, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल ये याद रख लो 100% है बिल्कुल, ठीक है। जहां पे लिमिटेशंस है ना, जैसे ये है बायोटेक्नोलॉजी ब्राउन फील्ड, तो 74% तक यहाँ पे क्या है, ग्रीन वो है, ऑटोमेटिक रूट है, उसके बाद आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये चीजें है ना थोड़ी थोड़ी ये आपको याद रख लेनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये देखो मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग है, वहां पे गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी 51% तक। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल्स, ब्राउन फील्ड 74% तक क्या है, ऑटोमेटिक, उसके बाद आपको परमिशन लेनी है। ग्रीन फील्ड में 100% अलाउड है, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा, इन पे 49% ही अलाउड है इनको। जिनको 100% से कम अलाउड है ना, वो हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और इसका भी मैं एक तोड़ बताऊंगी, वो तोड़ क्या है याद रखने का, अभी थोड़ा सा बस एक बार देख लो परसेंटेज, मैं आपको बता देती हूँ कि इसका तोड़ क्या है। इसका तोड़ है कि आपको ये याद रख लेना है कहां कहां एफडीआई अलाउड नहीं है। देखो पेपर में जब भी मैच द कॉलम में आएगा या मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में आएगा, तो एक दो चीज ऐसी दे रखी होंगी जहां पे आपकी एफडीआई अलाउड नहीं है, तो उससे आप मैच कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, कहां कहां एफडीआई अलाउड नहीं है, ये याद रखने हैं, वेरी वेरी कंपल्सरी। लॉटरी बिजनेस है, जहां पे कोई गवर्नमेंट प्राइवेट लॉटरी है, ऑनलाइन लॉटरीज वगैरह है, वहां पे आप एफडीआई नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। चिट फंड्स में अलाउड नहीं है। गैम्बलिंग और बेटिंग है इंक्लूडिंग कैसीनोज, वहां पे भी आप नहीं कर सकते। निधि कंपनीज में भी आप नहीं कर सकते हो एफडीआई। निधि कंपनीज पे मैंने एक शॉर्ट बना रखा है, ठीक है, शेयर कर दूंगी, इसको देख लेना, कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे है, ठीक है। ट्रेडिंग और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीडीआरस में अलाउड नहीं है, ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है 2 बार। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसकी, सिगार की, चीरूट्स की, सिगरेट्स की, ठीक है, टबैको या टबैको सब्सटीट्यूट्स की, मतलब इस तरीके के कोई प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे एफडीआई अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। रियल एस्टेट बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन है फार्म हाउसेस की, यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। सेक्टर है जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन नहीं है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस। रेलवे मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे ऑपरेशन दो अलग अलग चीजें हैं। रेलवे मैन्युफैक्चरिंग में अलाउड है, आप करो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, बट कहां पे अलाउड नहीं है, रेलवे ऑपरेशंस में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहां एफडीआई अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था 2020 में, जब कोविड हो गया था, तो जो नेशन इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे थे ना, तो उन नेशन को भी मना कर दिया था कि ऑटोमेटिक रूप से आप क्या नहीं कर सकते हो, एफडीआई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी कंट्री की सिचुएशन इकोनॉमिकली थोड़ी सी नीचे हो गई थी, जिसकी वजह से जो बड़े नेशंस थे वो फायदा उठा रहे थे इस चीज का। तो सरकार ने कदम लिया था कि ऑटोमेटिक रूप से बिल्कुल बंद कर दिया था एफडीआई होना, और फिर बोला था कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर वो सारा इंटेंशन वगैरह चेक करते थे, देन उसके बाद वो चीज है जिसकी क्या होती थी, परमिशन दी जाती थी, और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती थी, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो यहाँ पे रहती है। अब हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, अप्रूवल जो है वो किस तरीके से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हम सबसे पहले क्या चीज होती है, कैसे अप्रूवल लेना है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे फिल कर दो। उसके बाद जो DPIIT है वो कंसर्न मिनिस्ट्री को वो आपकी एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि जहां पे आप निवेश करना चाहते हो उसके लिए कंसर्न मिनिस्ट्री होगी, उसको वो चीज सौंपी जाएगी, फिर वो देखेंगे कि ये सही है या नहीं है, एंड उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, परमिशन दी जाएगी कि हाँ ठीक है या नहीं है। तो 2 दिन के अंदर अंदर ऐसा होगा, और एक बार प्रपोजल रिवाइज हो गया तो वो सर्कुलेट हो जाएगा ऑनलाइन, आरबीआई को मिल जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर। अब यहाँ पे मैम आरबीआई क्यों आ गया, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो फेमा बिल्कुल आएगा रोल इसका, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का, और फेमा को जो रेगुलेट करता है वो है आरबीआई, इसीलिए आरबीआई के लिए भी यहाँ पे जरूरी होता है यहाँ पे इसका कंसेंसस लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे चीजें हैं कि अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश से आ रही है
तो उनको भी यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनसे जो प्रपोज इन्वेस्टमेंट है उसका क्लियरेंस लेना पड़ेगा। देन उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। फिर DPIIT है, वो क्या करते हैं, कमेंट अपने जो भी उनका पूरा प्रोसीजर होता है वो कैसे लेके चलते हैं, 4 वीक के अंदर अंदर जैसे उनको एप्लीकेशन मिली ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देते हैं। ठीक है, अगर देना है, मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान और वहां से बांग्लादेश से, तो उसके बाद 6 वीक्स के अंदर अंदर वो क्या करते हैं, अपना सहमति दे देंगे, अप्रूव कर देंगे कि हाँ यू आर अलाउड, कि आप FDI कर सकते हो। ये प्रोसेस है ना, बिल्कुल याद करने वाला है। ठीक है, मुझे भी याद नहीं है, बट हाँ इसको सीक्वेंस वाइज आपको याद कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए तो 1 वीक का टाइम यहाँ पे भी दिया जाता है। ठीक है, और अगर आपकी कोई FDI है वो 50 बिलियन से एक्सक्लूड हो रही है, ठीक है, तो वो आपको जो कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ना उनके पास भी रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है। देखो, इन्वेस्टमेंट आना अच्छी बात है, बट जब जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाती है ना तो एक चीज खलती है। ठीक है, कि इतना क्यों आ रही है इन्वेस्टमेंट, तो वो चीज के अप्रूवल के लिए भी यहाँ पे जो कमेटी होती है इकोनॉमिक अफेयर्स की, वो उनके सामने वो चीज रखी जाती है। फिर इसके बाद क्या है, फाइनल अप्रूवल कैसे आता है, एक बार जो प्रपोजल है वो कंप्लीट हो गया, सारी चीजें उसमें कंप्लीट हो गई, तो उसको अप्रूव कर दिया जाता है 8 से 10 वीक्स के अंदर अंदर। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस रहता है, 4-5 महीने, लगभग 3-4 महीने कम से कम लगते ही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो आपका प्रोसेस होता है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है DPIIT। फटाफट से इसकी फुल फॉर्म लिख के बता दो मेरे को, DPIIT की फुल फॉर्म क्या है। DPIIT की फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है, बताइए। हाँ जी, बोलो कुछ। D स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट। किस चीज का डिपार्टमेंट होगा, हम FDI कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनली हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या होता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास क्या है, कुछ थ्योरीज होती हैं, यहां से भी क्वेश्चन है जो आपका देखने को मिला था। तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है एक, ठीक है, तो IPLC थ्योरी है, 1960 में रेमंड वर्नन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये बोलते हैं कि जो थ्योरी है वो 2 चीजों पे बेस्ड है, कि क्यों ट्रेड होता है, ठीक है, और क्यों इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इन्होंने बताया कि कैसे कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को, और इवेंचुअली क्या करती है, इन्वेस्टमेंट पे आ जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, FDI जो है वो करना स्टार्ट कर देती है, जैसे जैसे जो एक प्रोडक्ट है वो अपनी लाइफ साइकिल में मूव करता है। क्योंकि हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में ग्रोथ, इंट्रोडक्शन होती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मेच्योरिटी होती है, और फिर डिक्लाइन स्टेज आती है। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट अलग अलग स्टेज पे एंटर करता है, वैसे वैसे इंटरनेशनली जब अपना प्रोडक्ट हम बेचते हैं या आगे देते हैं, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने से, बट फिर हम एंड अप करते हैं वहां पे FDI करने पे। तो कैसे ये चीज रहती है, कैसे चलती है, वो चीज हम समझेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 3 स्टेजेस की बात की है, न्यू प्रोडक्ट स्टेज, मैच्योरिंग प्रोडक्ट स्टेज और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्टेज। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब न्यू प्रोडक्ट स्टेज क्या है, जब एक नया प्रोडक्ट होगा, जब नई प्रोडक्ट को लॉन्च आप करोगे तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के बाद तो उसको ग्रोथ मिलती है, ठीक है, बट जैसे जैसे ग्रोथ मिल रही होती है उसके बाद हमें पता है कि मैच्योरिटी आएगी। तो एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में डिक्लाइन स्टेज से बचाने के लिए वो क्या करती है, उसको पता है कि मेरे को अपनी कंट्री में तो एक नया प्रोडक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी की तरफ जाता है वो नई मार्केट में एंटर कर जाते हैं।
क्योंकि नई मार्केट में एंटर करोगे तो वहां पे आपका प्रोडक्ट फिर इंट्रोडक्शन स्टेज पे जाएगा, फिर आपको टाइम मिलेगा उसकी ग्रोथ होने का, और इतने टाइम में आप अपनी कंट्री में एक और नया प्रोडक्ट बना लोगे। तो ये पीछे क्या रहता है, एक थिंकिंग रहती है एक मैन्युफैक्चरर की, वो इस तरीके से काम करता है। और फिर क्या करता है, यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज आती है, प्रोडक्ट स्टेज आती है, तो वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर देता है, दूसरे नेशन में ट्रांसफर करता है, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करता है। एंड फिर उसके बाद जैसे जैसे मैच्योरिटी स्टेज तक वो पहुंच रहा है, तो उसके बाद सेम वही चीज क्या होती है कि अब आप अपनी कंट्री में एक नया प्रोडक्ट है जो बना चुके हो, फिर वो प्रोडक्ट अपना मैच्योरिटी पे जाने लगता है, तो उस प्रोडक्ट को फिर दूसरे नेशन में ले जाते हो। एंड देन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट स्टेज आ जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट को हर नेशन में इस तरीके से ले जाके स्टैंडर्डाइज कर देते हो कि भाई ये प्रोडक्ट तो है ना हर जगह इस तरीके का मिलेगा। एक प्रोडक्ट आपने बनाया एक कंट्री में, जैसे वो मैच्योरिटी पे गया आपने दूसरी कंट्री में भेजा, जैसी मैच्योरिटी पे गया तीसरी कंट्री में, ऐसी कंट्री में, अलग अलग कंट्रीज में जहां जहां पे एक्सपेंशन करना चाहते थे उस कंट्री में आपने वो प्रोडक्ट भेजा। और जैसे ही अब एक प्रोडक्ट जो है हर कंट्री में चला गया जहां जहां पे एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो गया। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि आपका एक प्रोडक्ट है जो कैसा हो चुका है, यहाँ पे बिल्कुल हर जगह आपके प्रोडक्ट की क्या हो चुकी है, एक तरीके के प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो चुकी है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, जब आप अपने प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हो ना, फिर कोई दिक्कत रहती नहीं है। ठीक है, फिर बहुत इजीली जो है आपका प्रोडक्ट बिकता है, क्योंकि अब आपका हर जगह प्रोडक्ट एक जैसा हो चुका है, ट्रांजैक्शनल लेवल तक आप पहुंच चुके हो। तो ये चीज जो है ये रहती है। ठीक है, तो यहां तक आप एक और, इसके बाद हमारे पास है थ्योरी, उसको करवाऊंगी मैं। ये आज का लास्ट टॉपिक है, एफडीआई कल की वो एफटीपी कल की क्लास में करेंगे क्योंकि काफी लंबी क्लास हो चुकी है। एक्लेक्टिक थ्योरी जो है ये यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरी है हम जो करने वाले हैं। ये एक्लेक्टिक थ्योरी क्या है, जॉन हेनरी डनिंग ने दी है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने दी है, ठीक है, वो रेमंड बर्नर ने दी थी, ये जॉन हेनरी डनिंग ने दी है। ठीक है, और यहाँ पे कौन थे, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने ना एक स्टेज दी है आपको। ठीक है, इन्होंने 3 स्टेज मॉडल दिया है जिसको बोला जाता है OLI मॉडल या OLI फ्रेमवर्क। ठीक है, ये बोलते हैं जब आप एफडीआई करना चाहते हो ना, आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। मैंने आपको एक एक्रोनियम दिया था DIMGT, है ना, और इससे पहले हमने पढ़ा था 3 मोड्स होते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फ्रेमवर्क लाके रखा जिसका नाम है यहाँ पे OLI फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी देखो ये कैसे काम करता है। OLI, O stands for ओनरशिप, एडवांटेज ओवर फॉरेन राइवल्स। ये बोल रहे हैं अगर आप जाना चाहते हो इंटरनेशनली तो आप पहले देखो कि क्या आपको ओनरशिप एडवांटेज मिलेगी। अगर एडवांटेज मिलेगी फिर तो आगे चलो, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं है इंटरनेशनल जाने का, अपने घर में बैठे रहो। फिर उसके बाद आपको लगा कि हाँ यार ओनरशिप एडवांटेज तो मिल रही है, फिर ये बोलते हैं अपने आप से पूछो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि क्या आपको लोकेशन एडवांटेज मिलेगी फॉरेन कंट्री में, मतलब जहां आप जा रहे हो वहां पे एरिया ज्योग्राफी वाइज क्या आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका आंसर है नो, तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट करते रहो, प्रोडक्ट आपका बिक जाएगा क्योंकि आपको राइवल्स के अगेंस्ट बेनिफिट मिलेगा, एडवांटेज मिलेगी, तो एक्सपोर्ट करते रहो अपने नेशन में रह के। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो लोकेशन एडवांटेज मिल रही है, तो बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, आगे चलो। आगे चल के बोलते हैं फिर तीसरा क्वेश्चन भी पूछ लो एफडीआई करने से पहले, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्या है, यहाँ पे एडवांटेज ओवर इंटरनलाइजिंग प्रोडक्शन, OLI, I stands for इंटरनलाइजिंग। तो यहाँ पे अगर आपको अपनी प्रोडक्शन अगर आप दूसरे नेशन में जाके कर रहे हो उसका एडवांटेज मिलता है तो वहां पे पैसा लगाने का फायदा है क्योंकि आप एफडीआई कर दो। अगर वहां पे कोई इंटरनलाइजिंग प्रोडक्शन का बेनिफिट नहीं मिल रहा, वहां जाके मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो क्या करो, वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां लाइसेंसिंग ले लो। ठीक है, लाइसेंसिंग का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, कुछ रॉयल्टी पे करके बेनिफिट ले लो, वहां जाके खुद अपना पैसा मत निवेश करो, बट अगर फायदा मिल रहा है तो एफडीआई करो। तो ये 3 स्टेजेस हैं जो बताई OLI फ्रेमवर्क के थ्रू बताई गई हैं, ये आपको याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन यहां से बना था। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये जो है पूरा एफडीआई मैंने आपको करवाया, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। अब इसके बाद यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, ये चीजें लास्ट टॉपिक है हमारा,
यहाँ पे क्या चीज है, ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन अप्रोच, ये एक और थ्योरी है। ये किसने दी है, बक्के एंड कैसन ने। इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फर्म इंटरनलाइज करती है मिसिंग और इनपरफेक्ट एक्सटर्नल मार्केट। अब यहाँ पे क्या चीज है, हमारी जो एक्सटर्नल मार्केट है वो इनपरफेक्ट है, क्योंकि कोई भी दो चीज बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, तो ये चीज सबसे पहले। और फर्म चूज करती है लोकेशन फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टिविटीज टू मिनिमाइज ओवरऑल कॉस्ट। अब कोई भी फर्म है वो किस एरिया में जाके काम करेगी, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट कहाँ पे कम होने वाली है। पूरा का पूरा सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं, ओवरहेड्स वगैरह हैं जो ध्यान में रखने होते हैं, वो आपके जहां पे सबसे कम होंगे वहां पे आप काम करना प्रेफर करते हो। तो ये दो प्रिंसिपल्स पे यहाँ पे बात होती है। और एफडीआई आप कैसे करोगे, तो ये दो प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए तीन चीजें आपके पास आती हैं। फॉरेन मार्केट में यहाँ पे फॉरेन मार्केट सीकिंग एफडीआई होती है, एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई होती है, और रिसोर्स सीकिंग एफडीआई होती है। क्वेश्चन आया था इंडिया में किस टाइप की एफडीआई होती है, बता सकते हो आप मेरे को। फॉरेन में फॉरेन मार्केट सीकिंग, एफिशिएंसी सीकिंग या रिसोर्स सीकिंग। एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंडिया में अगर किसी को एफडीआई करनी है तो वो किस बेसिस पे करेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा इंडिया में, फटाफट बता दो। तो इंडिया में लोग क्यों निवेश करते हैं भाई, इंडिया में मार्केट बहुत बढ़िया है, नंबर 1 है पॉपुलेशन वाइज, तो जाओ बनाओ और बेचो। तो मार्केट सीकिंग एफडीआई है जो इंडिया में आती है। रिसोर्सेज नहीं है इंडिया में इतने खास, दूसरे नेशंस में है। एफिशिएंसी तो कहाँ ही है, हम तो अभी डेवलपिंग नेशन है, लेबर इंटेंसिव पे काम करते हैं ज्यादा, तो एफिशिएंसी तो है ही नहीं। तो पेपर में क्वेश्चन आया था, आंसर था उसका मार्केट सीकिंग एफडीआई। तो देखो मार्केट सीकिंग एफडीआई क्या होती है, यहाँ पे क्या है, जो हम ट्रेडिशनल ट्रेड है इसमें क्या है, जो आपके पास मार्केट एरिया है ना वो हेल्प करता है, नेटवर्किंग आपको हेल्प करेगी अपने बिजनेस को करने में, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं, नेटवर्क्स बहुत सारे हैं, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और लोग बहुत सारे हैं तो ये चीज का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। एफिशिएंसी में क्या होता है कि जब आउटवर्ड इन्वेस्टर्स लोअर कॉस्ट लोकेशंस देखते हैं कि भाई यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट कम पड़ेगी और हमें फायदा ज्यादा होगा, तो एफिशिएंसी सीकिंग होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। तो रिसोर्स सीकिंग एफडीआई कहाँ होती है, जहां पे आपको सिक्योर करनी है सप्लाई, मतलब कि मेरे को जो प्रोडक्ट बनाना है ना उसकी सप्लाई अच्छे से होती रहे। अगर मेरे को सप्लाई अच्छे से मिल रही है तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम है जो कर सकता हूँ, तो वो चीज यहाँ पे आती है रिसोर्स सीकिंग एफडीआई में, ठीक है। अब मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है जो दिखा रही हूँ, उसका आंसर मेरे को आपको देना है। क्वेश्चन है पहला, इसको सॉल्व करो। हाँ 8:30 बुलाया था, 10 बजे आए हो आप, लेट तो हो गए हो। चलो कोई नहीं, रिवीजन हो रही है, आपको तो मैंने अभी करवाया ही था, ये पेड में रिवीजन करवाई है मैंने। आपके लिए रिवीजन है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया उनके लिए फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लास थी आज हमारी, जिसमें हमने इंटरनेशनल बिजनेस के 2 बड़े बड़े टॉपिक्स कवर किए। बताइए यहाँ पे, ट्रांसफरेबल ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, सैटेलाइट, पेट्रोलियम रिफाइनरी। मैंने बोला था पेट्रोलियम रिफाइनरी इंपॉर्टेंट है, टीडीआर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 2 तो यहाँ पे मिल गए, और 2 मिल गए, यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे बोला हुआ है एफडीआई परमिटेड अंडर ऑटोमेटिक रूट, कितने प्रतिशत ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है। हिंदी में भी है, हिंदी में भी देख लो। तो हमने ये पढ़ा था टीडीआर में तो प्रोहिबिटेड है, तो ए का बनेगा सेकंड, ए का बनेगा सेकंड, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो एक ही ऑप्शन से हो गया क्वेश्चन, ऐसे ही होता है मैच द कॉलम में। बट सारे देखो, मल्टी ब्रांड है जो हमारा व्यापार जो है उसमें 51% है। सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं तो 100% है, जहां पे स्थापना और संचालन, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है ना, तो एस्टेब्लिशमेंट में तो अलाउड होता ही होता है, ठीक है। ऑपरेशंस में कभी कभी अलाउड नहीं होता, जैसे कि हेल्थ केयर की हमने बात की थी, ठीक है, जैसे रेलवेज है वहां पे अलाउड नहीं है ऑपरेशंस में,
बट यहाँ पे 100% अलाउड है। और जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है यहाँ पे पूरा अलाउड नहीं है, सिर्फ 49% तक अलाउड है, ठीक है, और वो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जब पेट्रोलियम रिफाइनरी करती है वहां पे। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को होमवर्क में ले लो। यहाँ पे ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम की बात की गई है, ठीक है, आपको अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज कि किस किस तरीके से आप ग्लोबली एक्सपेंड करते हो, ठीक है, होमवर्क में ले लो, इजी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। Foreign direct investment, it is argued that location in question affects FDI. Location in question affects FDI because it combines the unique advantage of which of the following condition? इनमें से कौन सी यूनिक एडवांटेज होती है लोकेशन के लिए जब हम बात करते हैं? तो अभी अभी हमने पढ़ा था OLI कंसेप्ट, ठीक है, OLI फ्रेमवर्क। तो उसमें हमने क्या बात की थी? सबसे पहले हमने बात की थी ओनरशिप एडवांटेज की, फिर हमने बात की लोकेशन एडवांटेज की, फिर हमने बात की इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज की। अगर ओनरशिप एडवांटेज है तो आगे जाओ, ठीक है, आगे जाओ, क्वेश्चन पूछो लोकेशन एडवांटेज है क्या, अगर है तो आगे जाओ, इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज है तो FDI करो। अगर ओनरशिप एडवांटेज नहीं है तो डोमेस्टिक रहो, ओनरशिप एडवांटेज है लोकेशन एडवांटेज नहीं है तो एक्सपोर्ट करो, लोकेशन एडवांटेज है बट इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज नहीं है, लाइसेंसिंग लो, एंड लोकेशन एडवांटेज है और इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज नहीं है तो लाइसेंसिंग लो, ये हो गया। एंड उसके बाद अगर इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज है तो आपको FDI कर देनी है। तो A, D और E जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर ए दिया है। नॉलेज एडवांटेज नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी यहाँ पे नहीं आता है OLI फ्रेमवर्क में, ध्यान रखना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज की क्लास में हमने कवर किए हैं। आई होप कि आपको ये आज की क्लास बहुत हेल्पफुल लगी होगी।